ओके बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो आपका 2020-23 का स्पेसिमेन पेपर स्टार्ट किया था, उसका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो गया था। उसकी वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दी है। और अब आपका उसका सेक्शन बी यानी प्रोग्रामिंग सेक्शन आज सॉल्व किया जाएगा। तो आप इसको देखिए और जहाँ कहीं भी आपको लगे कि कुछ भी पूछना है तो आप प्लीज़ उसको तुरंत बोलिएगा। देखिए, आपका क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपका क्लास का नाम एम्प्लॉई है और डेटा मेंबर में एम्प्लॉई नंबर, ई नेम यानी एम्प्लॉई नेम और एज और बेसिक सैलरी ये दिया गया है। ठीक है। और इनके डेटा टाइप मेंशन नहीं है, तो नीचे लिख दिया गया है डिक्लेयर द वेरिएबल्स यूजिंग एप्रोप्रिएट डेटा टाइप। यानी आप अपने मन से डिसाइड कीजिए कि एम्प्लॉय नंबर कैसा होना चाहिए। तो क्योंकि नंबर कह रहे हैं तो आप नंबर टाइप का ले सकते हैं। तो नंबर में आप यहाँ पे क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे इंटीजर या लॉन्ग में ले सकते हैं इसको। और उसके बाद आपका ई नेम स्ट्रिंग टाइप का होगा क्योंकि नाम है। एज आपका इंटीजर टाइप हो सकता है, होगा। और बेसिक सैलरी आपकी पॉइंट में हो सकती है, तो डबल टाइप ले लीजिए। ये आपके डेटा मेंबर दिए गए हैं। और पहला प्रोग्राम आपका फंक्शन के थ्रू होता है, तो वैसे ही यहाँ पर अभी रखा गया है। देखिए, मेथड में मेंबर मेथड में आपका वर्ड एक्सेप्ट नाम का एक फंक्शन बनाया गया है, जिसमें आपको एम्प्लॉय की डिटेल स्कैनर क्लास के थ्रू इनपुट करवानी है। एक्सेप्ट मतलब इनपुट करानी है। और कैलकुलेट में आपसे कहा गया है टू कैलकुलेट द नेट सैलरी एज पर गिवन स्पेसिफिकेशन। तो बेसिक सैलरी आपने ऊपर इनपुट की थी, तो बेसिक सैलरी को HRA DA से ऐड करना है और माइनस PF कर देना है, तो आपका नेट सैलरी निकल आएगी। अब HRA DA PF क्या है? ये आपका 18.5% बेसिक सैलरी का लेना है HRA, और 17.45% आपको बेसिक सैलरी का लेना है DA, और 8.10% ऑफ बेसिक सैलरी का लेना है आपको PF। और साथ में ये भी कह दिया गया इफ द एज इज ऑफ एम्प्लॉइज अबव 50, यानी कि एम्प्लॉय की एज अगर 50 से ज़्यादा है तो आपको जो है यहाँ पर 5,000 का एडिशनल अलाउंस भी उसको मिलेगा। 5,000 रुपये अलग से एडिशनल अलाउंस में आपका मिलेगा नेट सैलरी में। ठीक है, ये अलग से दे दिया गया है। उसके बाद आपका प्रिंट फंक्शन है, जिसमें टेबुलर फॉर्म में ये चीज़ें प्रिंट कराई गई हैं। पहले हेडिंग प्रिंट हो, एम्प्लॉय नंबर, फिर उसके बाद ई नेम, फिर एज, फिर बेसिक और फिर नेट सैलरी। और उसके बाद वर्ड मेन में आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है, और ये ऊपर दिए गए जो भी फंक्शन हैं आपके एक्सेप्ट, कैलकुलेट और प्रिंट, इनको कॉल करना है। अब यहाँ पे बच्चों ये पेपर जब बनाया गया होगा तो जल्दीबाजी में एक मिस्टेक यहाँ पे कर दी है, वो मैं पहले ही आपको बता दूं। देखिए बच्चों, वेरिएबल दो तरीके के होते हैं, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल तो किसी फंक्शन के पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं। जैसे कि ये कैलकुलेट है, तो कैलकुलेट के अंदर आपका HRA PF और DA, ये तीन वेरिएबल आपको यहाँ पे इसके कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेंगे। और क्योंकि ये वेरिएबल यहीं इसी फंक्शन में यूज होने हैं, तो आपका इसी फंक्शन में ये यूज हो जाएंगे। इन फंक्शन से बाहर इनको नहीं जाना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मैंने जो अभी बताया, प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जब आउटपुट प्रिंट करा रहे हैं तो ENO यानी एम्प्लॉय नंबर, ये तो आपका ग्लोबल वेरिएबल दिया गया है, तो ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल हर फंक्शन में पहुँच जाते हैं या एक्सेस किए जा सकते हैं। और ई नेम, ये भी आपका ग्लोबल वेरिएबल है, ये भी आपका पहुँच जाएगा डिस्प्ले प्रिंट के अंदर। एज, ये भी आपका ग्लोबल वेरिएबल है,
और बेसिक सैलरी ये भी आपका ग्लोबल वेरिएबल है, लेकिन नेट सैलरी आपका ग्लोबल वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे नेट सैलरी नाम का वेरिएबल नहीं दिया गया है। तो अब नेट सैलरी यहाँ पे कैलकुलेट फंक्शन में इन्होंने कैलकुलेट करने के लिए तो कह दिया यहाँ पे कि ये नेट सैलरी कैलकुलेट करो, लेकिन इसको ग्लोबल वेरिएबल में नहीं दिया गया है। तो अगर हम जैसे HRA DA PF इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करेंगे, तो क्योंकि HRA DA और PF इसी फंक्शन में यूज होने हैं, फंक्शन से बाहर नहीं जाने हैं, तो इसमें यहाँ पर इनको यूज कर डिक्लेयर करके यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन नेट सैलरी क्योंकि ग्लोबल नहीं है, तो अगर नेट सैलरी भी यहाँ डिक्लेयर करते हो इस फंक्शन के अंदर नेट सैलरी, तो ये ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, क्योंकि तो ये प्रिंट फंक्शन में जो प्रिंट करा रहे हैं ये नहीं प्रिंट हो पाएगा, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल हर जगह पहुंच सकता है, लोकल वेरिएबल अपने फंक्शन में ही यूज किया जा सकता है। तो ये नेट वाला जो वेरिएबल है ये आपको यहाँ पर बाय मिस्टेक इन्होंने नहीं ध्यान दिया, तो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। यहाँ ये मतलब जैसे ये बेसिक है, बेसिक के नीचे ही नेट सैलरी आपका वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, तभी जाकर आप प्रिंट फंक्शन में उसको प्रिंट करा पाओगे। ये बात बच्चों समझ में आई क्या मैं कह रहा हूँ इतनी देर से? यस सर। कि नेट सैलरी वाला वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर नहीं है, तो यस आप सर। तो यहाँ जब डिक्लेयर करोगे तभी आपका वो प्रिंट फंक्शन में यूज किया जा सकता है ग्लोबल होने पर। तो ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसका सोल्यूशन देख लीजिए, बहुत ही आसान है। मैंने टाइम बचाने के लिए पहले से ही लिख रखा है। देखिए, सबसे पहले आपको इंपोर्ट वाली लाइन चाहिए होगी, फिर आपका यहाँ पर एम्प्लॉई क्लास का नाम है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, और उसके बाद आप यहाँ पे देखिए वो जो वेरिएबल थे, तो ENO इंटीजर मैंने लिया है, आप लॉन्ग भी ले सकते हैं कि एम्प्लॉय नंबर थोड़ा बड़ा होगा, या वैसे आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इंटीजर में ही सही है। फिर उसके बाद स्ट्रिंग टाइप में नेम, वेरिएबल के नाम बच्चों कभी चेंज नहीं करते, ठीक है। जो भी ग्लोबल वेरिएबल आपके दिए गए हैं वही आपको ग्लोबल वेरिएबल यूज करने पड़ेंगे। अब ये एक मिस्टेक थी इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया है, अदरवाइज नेट सैलरी को भी आप नहीं ले सकते थे। तो अब देखिए, उसके बाद मैंने एज ले लिया, एज के बाद आपका बेसिक सैलरी तो ग्लोबल वेरिएबल में था ही, नेट सैलरी नहीं था तो मैंने अलग से डिक्लेयर कर लिया, क्योंकि वो फिर नहीं तो प्रिंट फंक्शन में नहीं जा पाएगा। फिर आप देखिए यहाँ पे वर्ड एक्सेप्ट नाम का फंक्शन बनाया गया है। वर्ड एक्सेप्ट लिखने के बाद गोल वाला ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब बच्चों याद रखिएगा, जहां कहीं भी वैल्यू इनपुट करनी होती है फंक्शन प्रोग्रामिंग में, उसी फंक्शन के अंदर आप लोकल के रूप में आप स्कैनर वाली लाइन लिखोगे। ये आपका बेसिक फिक्स फंडामेंटल है। लेकिन अगर ये स्कैनर वाली लाइन आपको एक से अधिक जगह पे लिखनी पड़ जाए, तो उसका रीजन यही होगा कि आपका इनपुट एक से अधिक जगह पे किया जा रहा है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि अगर आप एक ही बार इसको लिखना चाहते हो, तो स्कैनर वाली लाइन यहाँ से ना लिखकर ये ग्लोबल वेरिएबल जो डिक्लेयर है इसके जस्ट नीचे, यहाँ पे नीचे साइड में डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अगर इसको स्कैनर वाली लाइन को भी ग्लोबल टाइप का डिक्लेयर कर देंगे तो वो हर फंक्शन में यूज हो पाएगी, यानी SC वेरिएबल जो है ऑब्जेक्ट हर फंक्शन में आप यूज कर सकते हो आसानी से। फिर देखिए हमें क्या करना था, हमें एम्प्लॉय नंबर इनपुट करना था, तो एक मैसेज पहले दिया गया एम्प्लॉय नंबर और ENO इक्वल टू SC.NEXT से स्टोर कर लिया गया है। उसके बाद अब यहाँ पर बच्चों एक बहुत ही बेसिक सी चीज है जो नॉर्मली लिखा पढ़ी में नहीं होती है, बुक्स में नहीं लिखी होती, लेकिन ये आपका स्कैनर वाली क्लास के थ्रू जब आप इनपुट लेते हो तो वो एरर दिखाता है। एरर क्या दिखाता है कि आप अगर नंबर के साथ में स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करा रहे हो, या तो सारे नंबर हो तो कोई दिक्कत नहीं, सारी स्ट्रिंग हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नंबर के साथ में इंटीजर के साथ में स्ट्रिंग इनपुट करा रहे हो तो आपका इनपुट नहीं होने देता, ये एक एरर आती है। एरर क्या मतलब, वैल्यू इनपुट नहीं होने देगा और आपका प्रोग्राम आगे रन नहीं होगा। तो उसका सोल्यूशन निकाला गया है कि आपका SC डॉट, जब भी आप इंटीजर वैल्यू इनपुट करें उसके जस्ट नीचे SC.NEXT लाइन लिख दें, सिर्फ SC.NEXT लाइन। इस लाइन का मतलब है स्किप द न्यू कैरेक्टर, इस लाइन का मतलब है फिलहाल यहाँ के लिए। तो इससे क्या होगा कि वो जो प्रॉब्लम है वो आपकी दूर हो जाएगी, और आप प्रॉपर एम्प्लॉय नंबर के बाद एम्प्लॉय नेम भी इनपुट कर पाओगे,
एम्प्लॉय एज भी इनपुट कर पाओगे और बेसिक सैलरी भी आप इनपुट कर पाओगे। सिर्फ आपको ये लाइन डाल देनी है बीच में, इंटीजर और स्ट्रिंग के बीच में, तब आपका कोई एरर नहीं आएगी। अभी हम लोग प्रैक्टिकल भी इसको करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में ये लाइन एरर के रूप में आती है। फिर उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। लेकिन ये कॉपी पे तो आपका जब जैसे स्कूल एग्जाम में आप लिखोगे तो कॉपी पे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिख देते तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, वो सब सही है। लेकिन सॉफ्टवेयर यानी ब्लूजे सॉफ्टवेयर पे जब इसको रन कराओगे तभी ये एरर आएगी। उसके बाद एम्प्लॉय नेम आपको इनपुट करना था, तो एम्प्लॉय नेम स्ट्रिंग टाइप का है तो एस डॉट नेक्स्ट लाइन लिखा जाएगा। फिर एम्प्लॉय एज इनपुट करनी थी तो ये एज इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट INT लिखा जाएगा। उसके बाद एम्प्लॉय बेसिक सैलरी इनपुट करनी थी तो बेसिक इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट डबल लिखा गया। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाएगा। तो ये आपकी सारी चीजें इनपुट फंक्शन में इनपुट हो जाएंगी। यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है बच्चों? ये वाली लाइन तो अभी हम लोग दिखाएंगे आपको कि एस डॉट नेक्स्ट लाइन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है या क्या इसको ना देने से क्या प्रॉब्लम आती है। ये इतना पोर्शन समझ में आ गया कि वॉइड Yes, sir. फंक्शन कैसे बना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, उसके बाद देखिए वॉइड कैलकुलेट फंक्शन में आपको HRA DA PF ये ग्लोबल वेरिएबल में नहीं दिए हैं तो ये आप लोकल डिक्लेयर कर लीजिए। और इनका उद्देश्य क्या है? नेट सैलरी कैलकुलेट करना है। तो नेट सैलरी के लिए कहा गया था 18.5% आपका बेसिक सैलरी का HRA चाहिए और बेसिक सैलरी का 17.45% आपका DA चाहिए और आपका बेसिक सैलरी का 8.10% आपको PF चाहिए। तो ये आपने नए वेरिएबल डिक्लेयर भी किए और साथ में इनको कैलकुलेट भी कर लिया। आप चाहते तो पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते उसके बाद ये कैलकुलेट करते, तो आपको बार बार डबल नहीं लिखना पड़ता, एक ही बार में हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। फिर अब देखिए मैंने नेट सैलरी यहाँ पे ये डिक्लेयर किया है तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, लोकल वेरिएबल के रूप में डिक्लेयर किया है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग्लोबल मैं डिक्लेयर कर चुका हूँ। तो अब यहाँ पे ये डिक्लेयर नहीं है, ये मैंने पहले ट्राई किया था तो इसलिए लिखा रह गया, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे नेट इज इक्वल टू बेसिक प्लस HRA प्लस DA माइनस PF जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था वैसा कर दीजिए। उसके बाद एज जो है अगर 50 से ज़्यादा है तो आपका 5000 का एक स्पेशल अलाउंस मिलेगा जो नेट सैलरी में ही आपको ऐड करना होता है। ये इसका ओवरऑल सोल्यूशन है। अच्छा, जैसे ये 18.5% ऑफ बेसिक लिख दिया गया था तो इसका मतलब है बेसिक सैलरी का 18.5% आपको निकालना है। तो 18.5 का परसेंट साथ में लगा है तो परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100, यानी कि बेसिक इंटू 18.5 अपॉन 100। इसी तरीके से ये सारी लाइनें बनाई गई हैं। अब बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई चीज पूछनी है? No, sir. ठीक है, उसके बाद जो है अब आप आगे बढ़िए। अब कर्ली ब्रैकेट बंद होने के बाद अब कहा गया था टेबुलर फॉर्म में ये सारी इंफॉर्मेशन प्रिंट करा दीजिए। तो टेबुलर फॉर्म में प्रिंट कराने के तरीका क्या है कि जितनी हेडिंग है पहले उनको डबल कोट्स में लिखा जाता है और हर नई चीज लिखने के लिए पहले प्लस लगाओ उसके बाद नई चीज लिखो। तो एम्प्लॉय नंबर प्लस डबल कोट्स में, अब मैं स्पेस देना चाहता हूँ हेडिंग्स के बीच में तो /T मैंने डाल दिया, प्लस एम्प्लॉय नेम प्लस /T डबल कोट्स में प्लस फिर एज प्लस /T प्लस फिर बेसिक प्लस फिर नेट सैलरी। अब ये नेट सैलरी ही वाली प्रॉब्लम थी जो ग्लोबल अगर नहीं डिक्लेयर करोगे तो यहाँ पर यूज नहीं हो पाएगा, ये इसका प्रॉब्लम है। तो ठीक है, आपने इसको समझ लिया। अब इसको हेडिंग के नीचे वैल्यू भी प्रिंट होनी चाहिए तो एक नया SOPLN लिखा आपने और ENO के नीचे आपने ENO दे दिया, फिर /T स्पेस आना चाहिए, फिर ई नेम के नीचे ई नेम दे दिया, फिर /T स्पेस आना चाहिए दोनों जगह पर, फिर एज के नीचे एज, ये एज वेरिएबल है और ये ऊपर वाला एज जो है एक मैसेज है, ये याद रखना है आपको। फिर /T फिर बेसिक के नीचे आपने बेसिक वेरिएबल ले लीजिए, फिर नेट सैलरी आपका जो है उसके नीचे आपने नेट सैलरी का नेट नाम का वेरिएबल है वो ले लिया। ये ओवरऑल आपका टेबुलर फॉर्म में ऐसे कभी प्रिंटिंग करनी होती तो इस तरीके से की जाती है। मैंने एक अलग तरीका बताया था आपको कि ये जो हेडिंग बनाने का तरीका है, अगर आप चाहें तो ENO लिखा, डबल कोट्स स्टार्ट किया, ENO लिखा,
फिर आपको ये प्लस रस नहीं लगाना है, ENO, जैसे मैं हल्का सा लिख के दिखा रहा हूँ, ENO, ये दूसरा तरीका है, मतलब /T, फिर आप E-name, फिर /T, और ऐसे करके आप लास्ट में नेट सैलरी। आप चाहें तो हेडिंग्स ऐसे भी बना सकते हैं, तो उसमें बार बार जो प्लस लग रहा है ये लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है डेटा तो आपको वेरिएबल कभी भी डबल कोट्स में नहीं रखा जाता या सिंगल कोट्स में, तो सेपरेट रहेगा। और /T हमेशा सिंगल कोट्स डबल कोट्स में लिखी जाती है। तो ये हर चीज नई लिखने के लिए पहले प्लस लगाओ, फिर /T, फिर प्लस लगाओ, फिर /T, ऐसे आप ये टेबुलर फॉर्म बनाओगे। अब बातें आती है इसको फंक्शन को कॉल करना, तो वर्डमेन भी आपको बनाना है। तो वर्डमेन बनाने के लिए देखिए सिंपल सा है, पब्लिक स्टैटिक वर्डमेन स्ट्रिंग ARGS। स्ट्रिंग ARGS बच्चों यहाँ पर ऑप्शनल है, आप चाहे तो लगाएं चाहे तो ना लगाएं। और फिर आप कर्ली ब्रैकेट खोलें, और ऑब्जेक्ट, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है फंक्शन कॉल करने के लिए। याद रखिएगा, फंक्शंस को कॉल करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए हमें। तो यहाँ पे एम्प्लॉई क्लास का नाम है, स्पेस वेरिएबल नाम जो भी आप दें, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे फंक्शन का नाम, सॉरी क्लास का ऑब्जेक्ट क्या बनाओगे, OBJ नाम से, इक्वल टू न्यू स्पेस एम्प्लॉई और गोल वाला ब्रैकेट। तो ये मैंने आपको जो फंक्शन प्रोग्रामिंग पढ़ाई है उसमें आपको अच्छे तरीके से बताया है कि पहले क्लास का नाम, फिर ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू स्पेस क्लास नेम गोल वाला ब्रैकेट, इतना आपको लिखना पड़ता है। फिर आपको फंक्शन कॉल करने में बस इतना लिखना होता है, OBJ डॉट फंक्शन का नाम एक्सेप्ट, OBJ डॉट फंक्शन का नाम कैलकुलेट, OBJ डॉट फंक्शन का नाम प्रिंट, और उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वर्डमेन बंद हो जाता है, एंड ऑफ क्लास हो जाती है। तो इतना आपको वर्डमेन में लिखना होता है। अब ये कैसे वर्क कर रहा है मैं एक बार यहाँ पे वर्बली पहले बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट क्यों बनाया, क्योंकि फंक्शन कॉल करने हैं। फंक्शन कॉल करने के लिए आपका OBJ डॉट एक्सेप्ट लिखना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, कंपाइलर हमेशा, जावा का कंपाइलर पब्लिक स्टैटिक वर्डमेन पे ही सबसे पहले आता है, ऊपर जितना बना है वहां नहीं जाता है, सबसे पहले यही आता है। और क्लास का ऑब्जेक्ट बनने के बाद जब OBJ डॉट एक्सेप्ट करोगे तो एक्सेप्ट से जम करके आपका फंक्शन एक्सेप्ट नाम पे पहुंच जाएगा, यानी यहाँ पे पहुंच जाएगा। यहाँ पहुंचने के बाद अब आपको मालूम है आपको वैल्यू इनपुट करनी है, इसलिए आपने इस वाली जगह पे स्कैनर क्लास लगाई है। और फिर एम्प्लॉय नंबर se.nextInt, एम्प्लॉय नेम se.next लाइन, एम्प्लॉय एज se.nextInt, और एम्प्लॉय बेसिक सैलरी se.next डबल। इससे आपने ये सारी चीजें इनपुट कर ली। अब कोई भी फंक्शन बच्चों होता है जब वर्क कर लेता है तो वो कहाँ लौट के जाता है, अपनी ही जगह पर जहां से कॉल हुआ था। तो यहाँ से जम करके वापस आप चले जाओगे फिर से वर्डमेन में, और यहाँ पे पहुंच जाओगे। उसके बाद OBJ डॉट कैलकुलेट कॉल होगा, कैलकुलेट से जम करके आप कैलकुलेट पे आ जाओगे इस जगह पे। और यहाँ पे आपको लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ रहे हैं, HRA, DA और PF, क्योंकि ये वेरिएबल आपके ग्लोबल नहीं दिए गए हैं। तो आपको जहाँ, जब ग्लोबल में वेरिएबल नहीं तो वहाँ डिक्लेयर नहीं कर सकते, आपको लोकल में उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा। आप डिक्लेयर कर लीजिए उसी फंक्शन बॉडी के अंदर, और ये परसेंटेज जो भी टेबल में दिया गया था उसके हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेशन कर ली गई। फिर नेट सैलरी के लिए हमने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ये क्वेश्चन पेपर बनाने वालों की गलती थी। तो यहाँ पे आपको नहीं डिक्लेयर कर सकते हो, क्योंकि ये फिर आपके प्रिंट फंक्शन में नहीं जा पाएगा अगर लोकल डिक्लेयर कर दिया। फिर आपने फॉर्मूला लगा दिया और एज यहाँ पे कैलकुलेट कर दी, और फिर यहाँ पे एज अगर 50 से ज़्यादा है तो नेट सैलरी में 5000 अलाउंस जोड़ दिया गया। बस इतना ही करना होता है। वर्क करने के बाद वापस ये आ जाएगा कहाँ पर, पब्लिक स्टैटिक वर्डमेन पे, और कैलकुलेट पे आएगा, फिर वापस नीचे उतरेगा तो प्रिंट फंक्शन कॉल हो जाएगा। प्रिंट से जम करके बच्चों यहाँ पर प्रिंट पे आप आ जाओगे, और ये सारी चीजें आपकी प्रिंट करा दी गई। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अब मैंने इसको रन करके देख लिया था, तो मैंने यहाँ पे इसको चला के मैं आपको दिखाता हूँ। और ये मैं डिफरेंस भी दिखाता हूँ लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का। अभी आप देखिए, अभी आपका ये ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर है नेट सैलरी वाला, तो ये हर जगह यूज हो पाएगा, कहीं कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है, ये आपका जो अभी अभी प्रोग्राम मैंने दिखाया था वो सारा यहाँ पर वैसे के वैसे ही लिखा है। आप इसको रन कराओगे तो यहाँ पे
कंपाइल में नो सिंटैक्स एरर आ गया है, क्लोज कर दिया आपने इसको। उसके बाद आप इसको वर्डमेन पे क्लिक करके रन करा दीजिए। तो सबसे पहले एम्प्लॉय नंबर पूछ रहा है, तो मान लीजिए 1 2 3 कुछ एम्प्लॉय नंबर मैंने दे दिया। एम्प्लॉय नेम पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे राम दे दिया, नेम में राम दे दिया। उसके बाद एम्प्लॉय की एज पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे 23 डाल दिया, ऐसे कुछ भी दे सकते हैं। बेसिक सैलरी पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे 50,000 दे दिया और एंटर मारते ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए एम्प्लॉय नंबर के नीचे एम्प्लॉय नंबर आ गया है, ई नेम के नीचे राम आ गया है, एज के नीचे एज आ गया है, बेसिक के नीचे बेसिक आ गया है। नेट सैलरी आपकी यहाँ पर कैलकुलेट नहीं हो पाई, इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि वो लोकल में भी डिक्लेयर है और ग्लोबल में भी डिक्लेयर है। अभी उसको सही कर दिया जाएगा तो वो सही हो जाएगी, क्योंकि लोकल वाली वैल्यू यहाँ नहीं आ सकती। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करते समय गलती से यहाँ पे डिक्लेयर बना रह गया, इसको मुझे हटाना पड़ेगा। बस इतना हटा दीजिए। फिर जितनी बार भी चेंजेस करेंगे बच्चों, तो आपको बार बार कंपाइल करना पड़ता है। तो यहाँ चेंज किया तो सेव करने के लिए कंपाइल किया। अब फिर से एक बार मैं रन करा रहा हूँ। तो यहाँ पे कोई एम्प्लॉय का कोड दे दिया, नाम दे दिया, एज दे दिया और आपका बेसिक सैलरी। अब देखिए बच्चों, आपका यहाँ पे नेट सैलरी कैलकुलेट होकर आ गई है। ठीक है, तो मुझे ये दिखाना था कि नेट सैलरी ग्लोबल मैंने डिक्लेयर की है। पिछली बार क्यों नहीं आया, क्योंकि लोकल में डबल लिखा रह गया था। मैंने उसको हटा दिया तो अब सही हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं ग्लोबल में ना डिक्लेयर करूँ और लोकल में ही डिक्लेयर करूँ, डबल टाइप की वैल्यू ये जो थी, ये लोकल में ही मैं डिक्लेयर कर दूँ और ग्लोबल से हटा दूँ, यहाँ से हटा दूँ, जो कि उन्होंने एरर की थी पेपर बनाने वालों ने। तो अब देखिए रन होगा नहीं होगा, तो देखो यहीं पर आपकी एरर आ गई, क्योंकि ये सिंटैक्स एरर है। जो आपका नेट सैलरी है वो लोकल वेरिएबल है, वो ग्लोबल में नहीं जा सकता है, इस वजह से ये आपकी एरर आएगी ही आएगी। कहाँ पे एरर आई है? इस लाइन पे, ये प्रिंटिंग वाली लाइन पे मैंने बताया था ना कि नेट सैलरी अगर यहाँ डिक्लेयर है तो प्रिंट पे फंक्शन में नहीं जा पाएगी, और हमने यहाँ पर प्रिंट कर रखा है नेट सैलरी को। देखो यहाँ पे ये रेड कलर से आपकी लाइन दिखाई पड़ रही है, ये एरर आ रही है आपकी। तो यही अगर आप यहाँ पे इसको नेट सैलरी को ग्लोबल कर दें तो नहीं आई थी, और लोकल कर दिया तो आ गई है। ठीक है, तो ये आपकी एरर आनी है, इसको आप सुधार दीजिए। सुधारें कैसे? बस यहाँ पर नेट सैलरी हटा दिया ये आपने हटा दिया और ऊपर ग्लोबल में डिक्लेयर कर दिया। अब आपकी कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम आपको देख लिया आपने। दूसरी प्रॉब्लम थी, मैंने कहा था कि अगर इंटीजर और स्ट्रिंग वैल्यू दोनों एक साथ अगर आपको इनपुट करनी पड़ रही हो, तो स्कैनर क्लास मेथड आपका न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए एक एरर दिखाता है। तो अगर आप इसको, अभी आपने देखा प्रोग्राम सही रन हुआ था, अब इसको मैं हटा देता हूँ तो देखो क्या फर्क पड़ता है। अब देखो यहाँ पे इसके कॉपी पे लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे ना, एम्प्लॉय नंबर ये ENO इक्वल टू सी.नेक्स्ट एंटी एंटर एम्प्लॉय नेम ई नेम इक्वल टू सी.नेक्स्ट लाइन, और ये लाइन मैंने बीच से हटा दी। अब देखिए क्या फर्क पड़ेगा आपका। तो देखिए यहाँ पे नंबर आप जब इनपुट करोगे तो नंबर तो आपका ले लेगा जो भी आप देना चाहते हो, लेकिन उसके बाद नेम इनपुट करना है तो नेम तो स्ट्रिंग टाइप का है, तो यहाँ पर एक एरर दिखाता है नंबर और स्ट्रिंग के बीच में। देखिए सीधे उसने आउटपुट यहाँ पे ये इनपुट नहीं करने दिया और आपको कुछ भी रिजल्ट दे दिया। देखिए एरर आ गई। ठीक है, तो ये क्यों एरर आई? क्योंकि इंटीजर और स्ट्रिंग एक साथ स्कैनर क्लास में जब इनपुट करते हैं तब ऐसी एरर आती है। अगर इस लाइन को आप हटा ले लीजिए, जो हटा दिया था मैंने, ये सी.नेक्स्ट एंटी उन दोनों के बीच में डालना होता है, तो ये अगर आपने दे दिया है अब कोई एरर नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे मैंने नंबर दे दिया, अब देखिए नेम आ रहा, आपको एरर नहीं आ रही है। कोई भी आपने दे दिया,
मैं चेक करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए कोई एरर नहीं आ रहा। बच्चों क्लियर हो गए? ये दो प्रॉब्लम्स जो मैंने बताई थी और जो उसके बारे में सोल्यूशन बताया, क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, बोलते रहिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। एटलीस्ट यस सर नो सर तो बोलते रहिए, जिससे कि हमको भी लगे हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, वो पढ़ रहे हैं। उसके बाद बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये फंक्शन ओवरलोडिंग है। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब था व्हेन वी क्रिएट मोर देन वन फंक्शन विद सेम नेम। अगर एक ही क्लास के अंदर एक से अधिक फंक्शन डिक्लेयर करे जाएं विद डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। तो देखिए ये भी प्रिंट है, ये भी प्रिंट है, ये भी प्रिंट है, तीनों फंक्शन प्रिंट हैं। और उनकी पैरामीटर लिस्ट का मतलब क्या होता है? गोल वाले ब्रैकेट में कुछ देना, आर्गुमेंट लिस्ट देना, इसको ही पैरामीटर यानी पैरामीटराइज फंक्शन कहा जाता है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसमें int n है और इसमें आपका int a और कैर ch है, और हर फंक्शन अलग अलग वर्क परफॉर्म कराता है। अब जैसे इसमें कुछ नहीं है तो इसमें क्या कहा गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक पैटर्न बना दीजिए। फिर उसके बाद जो है इसमें देखें तो int n में कहा गया टू चेक वेदर अ नंबर इज डुडेनी नंबर और नॉट, ये चेक करना है आपको। और उसके बाद यहाँ पर तीसरे फंक्शन में कहा गया कि ए में जो नंबर लिया है और सी एच में जो कैरेक्टर लिया है, अगर वो कैरेक्टर सी एच वाला एस स्मॉल में हो या अपर केस में हो तो क्या हो जाए, नंबर का स्क्वायर हो जाए। अगर स्मॉल में एस में या अपर केस में एस में ना हो तो उस नंबर यानी जो ए में नंबर है उसका क्यूब हो जाए, क्यूब हो जाए। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन आपकी यहाँ पर कराई गई है। अब बच्चों आप यहाँ पर इसको आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए। ये क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा याद कर लीजिए कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और सॉल्यूशन में आपको दिखाने जा रहा हूँ। देख लिया आप लोगों ने? डुडेनी नंबर क्या होता है ये मैं अभी बता दूं आपको। कोई भी नंबर लीजिए, जैसे 512 लिया, अब इसमें हर नंबर की हर डिजिट का सम करना है पहले। तो 5 + 1 + 12, तो 5 + 1 + 2, तो सम किया और सम करने के बाद ये पावर 3 करनी है, ये 3 नीचे लिख गया है, पावर 3 करनी है आपको। तो 5 + 1 + 2 आपका 8 आएगा, 8 की पावर 3 करोगे तो फिर से आपका 512 आ जाएगा, जो कि ओरिजिनल नंबर से मैच कर रहा है। तो ये आपका डुडेनी नंबर हो गया है। अब देखिए इसका सोल्यूशन देखिए, ये ओवरलोडिंग का प्रोग्राम है, फंक्शन ओवरलोडिंग। आपने यहाँ पे क्लास का नाम नॉर्मली इस प्रोग्राम में ओवरलोड रख दिया जाता है। फिर आपका वर्ड प्रिंट फंक्शन था और प्रिंट फंक्शन में आपको 1 2 3 4 प्रिंट कराना था। तो ये स्पेशल पैटर्न में आता है बच्चों, आपको पता होगा कि लगातार नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं। अब आप यहाँ पे मैं हल्का सा 1-2 लाइन का दिखाई दे रहा हूँ, जैसे ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था और ये आपका 6 था। ऐसे ही आपका नीचे बढ़ता चला गया। 4 लाइनों का है बच्चों यहाँ पर। तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी है? 4 है। तो पहला लूप किसके लिए होता है? कोई जल्दी से बच्चा बताए, पहला लूप किस के लिए लगाया जाता है? आई वाला? Rose. यस, For number of rows. नंबर ऑफ रोज के लिए लगाया जाता है। तो 1 2 3 6 7 8 9 10, ये है मान लीजिए। तो 4 रो हैं क्योंकि प्रोग्राम में, इसलिए आपका 1 से 4 तक का लूप चला दिया गया है। उसके बाद जो है दूसरा लूप किस लिए लगाया जाता है? व्हाट प्रिंट एंड हाउ मेनी टाइम्स इन अ रो। एक रो में क्या प्रिंट होना है और कितनी बार प्रिंट होना है, इसको बताने के लिए दूसरा लूप लगाया जाता है। और फिर उसके बाद आपका उस लूप के अंदर जो भी वर्क करना है वर्क करा दीजिए। उसके बाद लूप से बाहर आएंगे तो इसका मतलब जे वाले लूप से बाहर आने का मतलब है एक लाइन आपने कंप्लीट कर दी है। उसके बाद आपको लाइन चेंज करनी पड़ेगी तो लाइन चेंज कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये मैं अपने क्लासेस में तो आपको बता ही चुका हूँ, अब ये पेपर में है तो मैं बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मुझे एक ही क्लास में सब कुछ पूरा करना है। तो खाली आप इसको समझ लीजिए। तो i = 1, 1 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गए। अब j में 1 है और 1 आपका i में भी 1 है, 1 1 से बराबर है, नीचे आ गए। और यहाँ पे c में मैंने 1 ले रखा है, वो भी पोस्ट इंक्रीमेंट में। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, पहले 1 प्रिंट होगा, उसके बाद ये प्लस प्लस करके आपका 2 कर देगा, उसका लूप ऊपर जाएगा, j प्लस प्लस होके आपका 2 हो जाएगा। अब 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गए। और एलन से लाइन चेंज हो गई तो कर्सर आपका 1 प्रिंट करने के बाद नीचे आ जाएगा यहाँ पर। फिर आपका यहाँ से लूप i प्लस प्लस कर जाएगा, तो i प्लस प्लस होके 2 हो गया, 2 भी आपका 4 से छोटा है, नीचे आ गया।
अब बच्चों याद रखिए, अब यहाँ पे आई की वैल्यू आपकी 2 हो गई है और जे की वैल्यू 1 है, 1 2 से छोटा है, नीचे आ जाए और आपका सी प्लस प्लस हो जाए। तो सी प्लस प्लस तुरंत नहीं होगा क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट में है। तो सी की वैल्यू जो होगी एसओपी क्या उसका करेगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, उसको प्रिंट कर देगा। तो 2 है इसके अंदर तो 2 प्रिंट कर देगा। उसके बाद प्लस प्लस करके ये 3 बना देगा। उसके बाद जे प्लस प्लस होके आपका 2 हो गया, 2 भी 2 के बराबर है। नीचे आने पर सी के पास क्या था 3, तो ये आपका 3 प्रिंट कर देगा और उसके बाद ये प्लस प्लस होके 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों अगर आप इसको चला के देखिएगा तो आपका ये 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट करता चला जाएगा। क्योंकि सी का इन दोनों लूपों से कोई मतलब नहीं है। ये दोनों लूपों का काम क्या है, ये वाली डिजाइन देना, और सी का काम क्या है कि इस डिजाइन में सी की वैल्यू प्रिंट कराना। सी की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब तक आपका आई जे वाला लूप चलता रहेगा तब तक ये सारी चीजें प्रिंट होती रहेंगी। इस तरीके से प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हुआ है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया। अब डू एनी नंबर वाला देखिए, उसमें क्या था कि किसी नंबर का सम ऑफ डिजिट करो। तो आपका नंबर क्या था 512। तो देखिए यहाँ पे n में 512 आया हुआ है। अब मैंने यहाँ पे लूप लगा दिया है, ये कुछ वेरिएबल सम करने के लिए लिया है, आई लिया है लूप चलाने के लिए, उसी में आपका उसका क्यूब लेंगे हम लोग। तो i इक्वल टू एन, एन में क्या है आपका 512 है, तो 512 i को चला गया। 512 आपका बड़ा है 0 से, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गया। 512 मॉड 10 करेंगे, क्या बचेगा बच्चों 2, 2। तो सब में क्या था 0 था, 0 प्लस 2 2। थोड़ा बोल के बोलेंगे तो आपको और समझ में आएगा। अब 512 डिवाइड बाई 10 कर देंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा 51, 51, 51 आ जाएगा। 51 जीरो से बड़ा है, नीचे आएगा। 51 मॉड 10 करेंगे तो पीछे से क्या टूटेगा 1, 1, 1 टूटेगा, और यहाँ पे 3 में ऐड कर देंगे तो 2 में ऐड कर देंगे, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। फिर आपका i डिवाइडेड बाई, तो यहाँ 51 डिवाइडेड बाई 10 कितना बचेगा 5, 5 5, बचेगा। अब 5 बड़ा है 0 से, नीचे आ गया। 5 मॉड 10 करेंगे तो आपका 5 ही निकलेगा, और 5 को इसमें 3 में ऐड कर दीजिए। तो 5 को 3 में ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 8, 8 आ जाएगा। हाँ, उसके बाद आपका 5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 10 करेंगे तो 0 आ जाएगा यहाँ पर। अब 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गए। उसके बाद 8 का क्यूब करना था, जो भी सम ऑफ डिजिट आएगा। तो 8 इंटू 8 इंटू 8 करोगे तो बच्चों यहाँ पे 512 आ जाएगा। अब 512 आपका n में तो 512 था ही, दोनों मैच कर गए, तो इसलिए आपका ये ढूंढनी नंबर प्रूफ हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। yes sir, yes sir, उसके बाद था कि एक नंबर भेजना है फंक्शन में और एक कैरेक्टर भेजना है। तो कैरेक्टर में अगर स्मॉल एस है या कैपिटल एस है तो इस नंबर का क्या करना है स्क्वायर कर देना है। तो ये देखो मैसेज में स्क्वायर प्रिंट करा दिया, और एसओपी में ही हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करा दी ए इंटू ए। अगर कंडीशन फॉल्स होती, मान लीजिए यहाँ पे आपने एन भेज दिया तो एन तो एस से मैच नहीं कर रहा है, तो आप एल सिफ में आ जाते, नहीं सॉरी सी भेज दिया तो सी आपका इसमें मैच नहीं कर रहा है तो आप एलसिफ में आ जाते, और सी आपका यहाँ मैच हो जाता, मैच हो जाता तो आपका क्यूब प्रिंट हो जाए, बस हो गया। उसके बाद अब क्योंकि इस फंक्शन में पब्लिक स्टैटिक वॉइड बनाने के लिए नहीं कहा गया था बच्चों, तो यहाँ पे आपको भी बनाने की जरूरत नहीं है, आपने यहीं पे क्लास का एंड कर दिया है। अगर बनाने के लिए कहा गया होता तो जैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैंने क्लास में सिखाया उसी तरीके से आप फिक्स वैल्यू भेजकर इन फंक्शनों को यूज कर लेते। अभी अगर आप वर्ड में नहीं बनाते हो तब भी प्रोग्राम चलता है हमेशा, बस वो ब्लूजे मेथड चलता है, तो इस तरीके से चल जाएगा। अब इसमें वर्डमैन क्योंकि नहीं बनाया तो देखो यहाँ पे वर्डमैन लिख के नहीं आ रहा है, तब आपको क्या करना है न्यू ओवरलोड नाम का जो ऊपर लिखा होता है उस पर क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे नीचे ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्योंकि आपने वर्डमैन बनाया नहीं तो उसमें ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट बना नहीं है, तो कंपाइलर अपने आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता है। अब इस फंक्शन इसमें क्लिक करने पर अब ये क्योंकि वर्डमैन से रन नहीं हो रहे हैं तो ये तीनों फंक्शन अलग अलग आपको रन कराने पड़ेंगे। जिस फंक्शन को आपको आउटपुट चाहिए उसको रन करा लीजिए। तो मान लीजिए मैं पैटर्न प्रिंट कराना चाहता हूँ, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं थे तो बस यहीं पे क्लिक कर दीजिए, देखिए सीधे आपका पैटर्न प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से। कोई दूसरा फंक्शन कॉल करना है तो यहाँ पे मान लीजिए मैं डूडनी नंबर चाहता हूँ, तो यहाँ पे हमने ये पैरामीटाइज फंक्शन था तो 512 आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। 512 दे दिया, ओके कर दिया, तो देखिए ये आपका डूडनी नंबर प्रिंट हो गया है।
ऐसे ही अगर आप जो है वो कैरेक्टर वाला करना चाहते हैं तो आपने मतलब इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता, कौन सा फंक्शन पहले कॉल करना है, कौन सा बाद में, कभी भी कोई कर सकते हैं। बस यहाँ पे आप याद रखिएगा कि कैरेक्टर वैल्यू या स्ट्रिंग वैल्यू को सिंगल कोट्स में आपको देना पड़ेगा। जैसे मैंने एस दे दिया सिंगल कोट्स में, तो और 5 दे दिया तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 25। इस तरीके से बच्चों रन होता है। क्लियर सारे बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद देखिए, हाँ उसके बाद क्या है, ये एरे का प्रोग्राम है कि एक 10 इंटीजर्स का एक एरे लेना है, ठीक है, और उसको अरेंज करना है नंबरों को डिसेंडिंग ऑर्डर से यूजिंग बबल सॉर्ट टेक्निक, और फिर ओरिजिनल एरे भी आपको प्रिंट कराना है सॉर्टेड एरे के साथ में। फिर से एक बार ध्यान रखेंगे, एक एरे लेना है जिसमें 10 नंबर इनपुट कराने हैं, फिर उसको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में बबल सॉर्ट के थ्रू, और फिर ओरिजिनल एरे और सॉर्टेड एरे दोनों को प्रिंट कराना है। तो ये प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा हो जाएगा अगर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए आपको खाली यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ ये कैसे बना हुआ है, और हर लाइन का मतलब भी बता दे रहा हूँ। देखिए 10 नंबर के लिए एरे आपको ऐसे डिक्लेयर करना होगा। उसके बाद आई जे और टेम्प नाम का आपने वेरिएबल लिया, फिर एक मैसेज दिया एंटर 10 नंबर इन एरे, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि एरे 0 से स्टार्ट होता है तो इसलिए 0 से ही लूप चलता है, और ए इज लेस देन 10, और सॉरी ए आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस, ये लूप चला दिया, और ए ऑफ आई इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट आईएनटी। तो ये क्या है, ये वैल्यू को स्टोर कराने वाला लूप है। वैल्यू ऐसे आपको स्टोर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक चेंज कर सकते हैं कि एंटर 10 नंबर मैसेज ना देना चाहें तो आप यहाँ पे नीचे ये ए ऑफ आई इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट आईएनटी लिखा है, इसके नीचे इसके जस्ट ऊपर एसओपीएलएन में आप यहाँ पर लिख सकते हैं एंटर आ नंबर, यहाँ पे लिख सकते हैं एंटर आ नंबर एसओपीएलएन में, तब भी सही है आपका। उसके बाद कहा गया था कि पहले ओरिजिनल एरे प्रिंट कराओ, तो ओरिजिनल एरे आपने मैसेज डाल दिया और यहाँ पे इसको चला दिया, तो ये आपका एरे में जो भी नंबर यहाँ पर स्टोर किए होंगे वो नंबर यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे, ये ओरिजिनल एरे प्रिंट हो गया। उसके बाद सॉर्टिंग करनी, तो सॉर्टिंग बच्चों खाली यहाँ पे अभी समझाने का टाइम नहीं है। तो देखिए आई इज इक्वल टू 0 है, 0 10 से छोटा है, नीचे आ गया, जे इज इक्वल टू 0, 0 इज और जे इज लेस देन 9 माइनस आई। तो आपको हमेशा ये क्या करना है यहाँ पर कि जो भी लिमिट होगी यहाँ पे 10 है तो 10 से एक कम 9 कर देंगे यहाँ पर, और फिर माइनस आई कर देंगे, और फिर जे प्लस प्लस कर देंगे। अब इसका अगर रीजन आप जानना चाहते तो मैं शॉर्टकट में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। देखिए अगर यहाँ पे 10 लिखा होता, अभी आप माइनस आई को भूल जाइए, अगर यहाँ पे 10 लिखा होता तो 10 अगर लिखा होता तो जे वाला लूप लास्ट टाइम कहाँ तक चल सकता था, 9 तक चल सकता था। तो अगर हम यहाँ पे 9 लेते और यहाँ 9 प्लस 1 लेते यानी 10 लेते, तो अगर 10 नंबर थे तो आखिरी इंडेक्स नंबर कहाँ तक जाएगा बच्चों? अगर 10 नंबर है 0 से स्टार्ट हो रहा है तो आखिरी इंडेक्स नंबर कहाँ तक जाएगा? बॉक्स का, एरे के बॉक्स का आखिरी इंडेक्स नंबर कहाँ तक जाएगा? किसी से को 9 तक। 9 तक जाएगा, बिल्कुल। तो अगर हम लोगों ने यहाँ 10 लिख रखा होता तो 10 का मतलब है 9 तक तो चलता ही चलता ये, तो यहाँ 9 होता और यहाँ 9 प्लस 1 10 आ जाता, तो 10 वाला बॉक्स ही नहीं है आपके पास, और आपकी एरर आ जाती है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, तो इसीलिए यहाँ पर एक कम चला जाता। अब यहाँ 9 लिखा है, इसका मतलब 8 तक लूप चलेगा, तो यहाँ 8 होगा और यहाँ 8 प्लस 1 9, तो 9 वाला बॉक्स भी कवर हो जाएगा आपका, इसलिए ये आपका ऐसा 9 लिखा गया है। और माइनस आई इसलिए लिखा गया है कि पहले वो जब जे वाला लूप चलाएगा तो पहले वो 0 से 9 तक के सारे बॉक्स को मैच करेगा, और एक बार जे वाला लूप चलने का मतलब है सबसे बड़ा नंबर लास्ट में आ गया, यानी 9 वाले बॉक्स पे आ गया। अब 9 वाले बॉक्स पे सबसे बड़ा नंबर आ ही गया है, तो अगली बार जब आई प्लस प्लस होगा और दोबारा से जे वाला लूप चलेगा तो 9 वाले बॉक्स को अब चेक करने की क्या जरूरत है, क्योंकि बड़ा नंबर तो वहां पहुंच ही चुका है। अब यह छोटा नंबर तो पहुंच ही चुका है, जैसे यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर है तो छोटा नंबर पहुंच जाएगा, वहां पे 9 वाले बॉक्स पे छोटा नंबर पहुंच जाएगा। तो अब लूप जे वाला कहां से कहां तक चले, 0 से 8 तक चले, तो 8 तक चलने के लिए -1 किया गया, माइनस आई किया गया है। अब क्योंकि नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस होके 1 हो जाएगा ना, तो 9 माइनस 1 करोगे तो आपका 9 माइनस 1 यानी 8, एक पीछे से बॉक्स कम होता रहे, जब जब नंबर शॉर्ट होते जाएं, एक एक नंबर शॉर्ट होगा ना, तो जब जब नंबर शॉर्ट होते जाएं तब तक पीछे से एक कम चलाना पड़े, जो बड़ा नंबर या छोटा नंबर लास्ट में लग गया है अब उसको दोबारा ना चेक करना पड़े, इसलिए माइनस आई किया गया। आप मैंने चैनल पे ये वीडियो डाली है और आप लोगों के ऐप पे भी है, मोबाइल ऐप पे, तो आप उसमें से इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा।
और उसके बाद आपको क्या करना है, सॉर्टेड ऑर्डर में 0 से लेस देन 10 का लूप चलाया और ए ऑफ आई को प्रिंट करा दिया, तो सॉर्टेड ऑर्डर में ये आपका प्रिंट हो जाएगा। मैं यहाँ पे बस चला के दिखाई दे रहा हूँ, इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब यहाँ पे एक ही बार मैसेज आएगा एंटर 10 नंबर, तो कोई भी नंबर आप 10 नंबर आप यहाँ पर दे दीजिए किसी भी सीक्वेंस में। टेन नंबर आपको देने हैं। तो देखिए ऊपर साइड में देखिए, तो ये आपने नंबर इनपुट किए थे, ओरिजिनल एरे आपका सबसे पहले प्रिंट होगा। तो ये नंबर आपने इनपुट किए थे, इस सीक्वेंस में नंबर इनपुट हुए थे। फिर उसके बाद सॉर्टेड एरे में डिसेंडिंग ऑर्डर करना था, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका यहाँ पे 66 9 9 दो बार हो गया था, 7 7 दो बार हो गया था, 5 5 दो बार हो गया था, 3 3 दो बार हो गया था, और 1 एक ही बार था। तो ये देखिए आप देख सकते हैं, ये 9 9 दो बार है, ये 9 है और आपका ये 9 है। जैसे नंबर इनपुट करेंगे उसके हिसाब से हो गया। अब यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग वाली एक बात और क्लियर कर लीजिए। असेंडिंग डिसेंडिंग करने के लिए बच्चों सिर्फ इतना ही करना होता है कि ये इफ कंडीशन जो दी गई है, अगर यहाँ पर आप ये ग्रेटर देन साइन लगा देंगे तो ग्रेटर देन साइन का मतलब असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। अगर यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो आपको यहाँ पर लेस देन लगाना, तो ये लेस देन लगा इसलिए आपका ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो रहा है। इस तरीके से बच्चों ये आपका प्रोग्राम वर्क कर रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहाँ चला गया क्वेश्चन? तो ये आपका हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर वाला एरे का प्रोग्राम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक डबल टाइप का एरे। देखो एरे के दो क्वेश्चन हो गए बच्चों, एक डबल टाइप का आपको एरे लेना है। तो डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट वैल्यूज इन डबल एरे। डबल का मतलब डबल डायमेंशन एरे नहीं है, उसमें पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करना ना, इसलिए डबल एरे है। और उसमें 20 नंबर आपको पॉइंट वाले स्टोर कराने हैं। फिर प्रिंट द रेंज ऑफ द एरे। एरे की रेंज यानी कि एरे में जब जो नंबर आपने 20 स्टोर किए होंगे तो उसमें रेंज क्या निकलेगी। रेंज मतलब सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर का जो डिफरेंस है वो रेंज होता है। रेंज इज डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एरे। तो देखिए लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर वाला हमने हमेशा जब भी एरे पढ़ाया तो हमेशा आपको बताया कि लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर वाला प्रोग्राम आपका बहुत इंपॉर्टेंट, 2 बार तो आ ही चुका है और ये तीसरी बार स्पेसिमेन पेपर में दे दिया गया है। तो पॉइंट वाली वैल्यू 20 20 वैल्यू इनपुट करानी और उसमें लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करके और उस दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के आपको प्रिंट करा के दिखाना है। देखिए बच्चों अब यहाँ पर उन्होंने डबल कह दिया, तो ये देखिए मैंने पुराना प्रोग्राम पहले बताया था किसी बच्चे को, तो वो लिखा हुआ है यहाँ पे, आप डबल कर दीजिए, DOUBLE डबल कर दीजिए। ये एरे डिक्लेयर करने का यही लाइन होता है। तो डबल 20 का कर दिया, उसके आपने आपने एंटर नंबर दिया और यहाँ पे भी नेक्स्ट डबल हो जाएगा। डबल का डी बड़ा रहेगा। उसके बाद देखिए ये मैंने आपका तरीका लगाया है जो भी इसमें है दिया गया। इसमें कहा गया कि अच्छा अब डबल क्योंकि कर दिया है तो मैक्स मिन को भी आपको डबल टाइप का ही लेना पड़ेगा। और ये आपका क्या था, ए एरे, ये तो डबल टाइप का कर ही दिया, मैक्स मिन भी आप डबल टाइप का ले लीजिए। इसी एरे में कॉमा लगा के आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मैक्स मिन भी आपने डबल टाइप के डिक्लेयर कर दिए। तो यहाँ पर ये नंबर लार्जेस्ट नंबर का लॉजिक लगा हुआ है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। और फिर जब लार्जेस्ट नंबर आपका मैक्स मिन में आ जाएगा, मैक्स में लार्जेस्ट और मिन में स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा, फिर आपको प्रिंट करा देना है लार्जेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर ये था, लार्जेस्ट नंबर ये आया है और इन दोनों के बीच की रेंज क्या, कहाँ से कहाँ तक है, उसका डिफरेंस क्या है। तो मैक्स माइनस मिन कर देने पर इसकी रेंज निकल आएगी। तो देखिए नंबर तो इनपुट हो ही जाएंगे इस तरीके से। मैं यहाँ पे लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वाला प्रोग्राम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्योंकि ये आपको जानना जरूरी है। तो देखिए मान लीजिए मैं 5 नंबर में ही कर लेता हूँ, वैसे ये 20 नंबर का है प्रोग्राम और इंटीजर में ही कर लेता हूँ, ये डबल में अपने आप वर्क करेगा।
1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4, यहाँ पे आपने दे दिया 9 2 6 5 7, ये नंबर दे दिए हैं। अब देखिए मैक्स इज इक्वल टू मिन इज इक्वल टू ए ऑफ 0 है, तो ए ऑफ 0 में कौन सी वैल्यू है, 9 है, तो 9 को ही इस समय हम लोग मैक्स मान ले रहे हैं और 9 को ही इस समय हम लोग मिन मान ले रहे हैं। और इसी 9 को आपको 2 6 5 7 जो ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं नंबर, इनसे मैच करना है। तो ये आप लूप 0 से चलाएंगे तो एक बार एक्स्ट्रा चल जाएगा, इसको आप 1 से चला सकते हैं, मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ, इसको आप 1 से चलाइए। 0 चलाने पर क्योंकि 0 वाला नंबर 0 वाले नंबर से मैच होगा तो कोई फायदा होना नहीं है, इसलिए आप 9 को 2 से मैच करना है, तो 9 को 9 से मैच करने से क्या फायदा, तो 1 से चला दीजिए। तो 1 आप यहाँ मान लीजिए 5 है, 1 5 से छोटा है, नीचे आ गया। अब ए ऑफ आई क्या है, 1 है इस समय, तो ए ऑफ 1 में आपका क्या है, 2 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। और मैक्स में क्या है, मैक्स में आपका 9 है। ऐसे यहाँ पे भी नंबर रख दीजिए, ए ऑफ आई में 2 है और मिन में क्या है, 9 है। तो अब देखिए यहाँ पे 9, ये आपका 2 बड़ा है 9 से, कंडीशन फॉल्स, 2 छोटा है 9 से, कंडीशन ट्रू, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। तो ए ऑफ आई में जो भी 9 है 2 है, स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया, क्योंकि 9 को अभी हम लोग स्मॉलेस्ट मान रहे थे, अब 9 से छोटा क्या मिल गया, 2, तो 2 आपका यहाँ पर आ जाए। उसके लूप है ऊपर चला जाएगा, आई प्लस प्लस होकर आपका 2 हो गया बच्चों, 2 भी 5 से छोटा है, नीचे आ गया। अब 2 पे आपका क्या है, 6 है, तो यहाँ भी 6 लिख लीजिए, यहाँ भी 6 लीजिए। और यहाँ पे आपका मिन में क्योंकि 2 आ चुका था तो मिन में इस समय 2 है। अब देखिए 6 9 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, नहीं बड़ा है, कंडीशन फॉल्स। और 6 2 से छोटा है, तो 6 2 से भी छोटा नहीं, कंडीशन फॉल्स। फिर आई प्लस प्लस होकर आपका 3 हो गया, 3 पे आपका 5 मिला। अब 5 9 से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स, 5 2 से छोटा है, कंडीशन फॉल्स। फिर आपका आई प्लस प्लस होकर 4 हो गया, 4 पे क्या मिला, 7, 7 9 से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स, और 7 2 से छोटा है, कंडीशन फॉल्स। उसके लूप फॉल्स हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाइए। अब देखिए आपका इसमें मैक्स में क्या आया है, 9 आया है, क्योंकि 9 तो मैक्स में रखा ही था ये, और मिन में आपका 2 है, तो 2 है। तो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर जब आप प्रिंट कराओगे तो आपका 9 और 2 और 9 प्रिंट होगा, ये 2 प्रिंट हो जाएगा, ये 9 प्रिंट हो जाएगा, और 9 माइनस 2 यहाँ पर डिफरेंस इसका 7 प्रिंट हो जाएगा। आइडिया लग गया बच्चों, क्या करना है इसमें? यस सर। Yes, sir. हाँ, उसके बाद बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये स्ट्रिंग टाइप का टॉपिक से लिया गया है, कि कहा गया है कि किसी स्ट्रिंग को इनपुट कराइए, तो जैसे आपने यहाँ पे ब्यूटीफुल इनपुट करा दिया। अब ये क्या कह रहे हैं, ब्यूटीफुल को आप रिवर्स कीजिए, तो एल यू, यहाँ पे पढ़ते रहिएगा, मैं इधर से पढ़ रहा हूँ, LUFITUABE, यानी कि ब्यूटीफुल को रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। फिर उसमें आपको यहाँ पर ये भी बताना नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हैं, तो देखिए 1 2 3 4, कितना हुआ, 1 2 3 4 5, 5 है, तो नंबर ऑफ वॉवेल्स आपके 5 आ जाने चाहिए। अच्छा बच्चों याद रखिएगा, स्ट्रिंग टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, क्योंकि स्ट्रिंग का क्वेश्चन कभी गायब नहीं होता है प्रोग्राम से, पेपर से, तो वो आता ही आता है, ठीक है, तो ये आप विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए आपका रिवर्स फंक्शन मैंने बना रखा है पहले से ही, यहाँ पे देखिए आपका ये इनपुट था, ऐसे करके आपका एक क्वेश्चन था, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका इंडेक्स नंबर डाल दिए। अब एक स्ट्रिंग इनपुट करानी, तो इसके लिए str नाम का वेरिएबल ले लिया, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, ऐसे स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर होता है, जैसे एरे डिक्लेयर होता था वैसे ही, बस यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा है। उसके बाद एक रिव नाम का वेरिएबल ले लिया, ये भी स्ट्रिंग टाइप का है, तो या तो वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर करो या तो वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर करो, यानी हम चाहते तो इन दोनों लाइनों को ऐसे लिख सकते थे बच्चों, स्ट्रिंग शॉर्टकट में अगर लिखना हो तो स्ट्रिंग str इज इक्वल टू डबल कोट से स्टार्ट किया बंद किया, कोई स्पेस नहीं देना है, और रिव इज इक्वल टू डबल कोट से स्टार्ट किया और बंद किया। तो बस बच्चों इतना लिखने से आपका ये इतनी लंबी लाइन नहीं लिखनी पड़ती, दोनों लाइनें सही हैं, आप दोनों में से जो चाहें वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका मैंने दिखा दिया। अब क्या करना है आपको,
अब आपका एक स्ट्रिंग इनपुट करना है, उन्होंने कहा अपर केस में इनपुट करना, तो यहाँ पे देखिए str इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन से तो ब्यूटीफुल आपका इनपुट होगा, और डॉट टू अपर केस लगा देने से ये क्या होगा, अगर धोखे से स्मॉल लेटर में आप इनपुट कर गए तो वो अपने आप कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसकी खासियत है। उसके बाद इसकी लेंथ निकाल ली आपने, लेंथ इसकी आपकी इंडेक्स नंबर 8 तक गया, इसका मतलब लेंथ 9 निकलेगी, 9। अब देखिए बच्चों, इसको रिवर्स करना था और वॉवेल ढूंढने थे, तो देखिए यहाँ पे रिवर्स का तो ये वाला लॉजिक है, रिव इज इक्वल टू सी एच प्लस रिव। देखिए कैसे रिवर्स हो रहा है, 0 जो भी आपका 9 है लिमिट उससे छोटा है, कंडीशन 2 है, नीचे आ गया। str डॉट कैरेट, कैरेट से एक कैरेक्टर टूटता है, तो आई क्या है, 0 है, तो 0 पे आपका बी टूटेगा, और बी सी एच में आ गया, और बी रिव में ऐड हो जाए, तो मैं यहाँ पे रिव नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ। देखिए रिव खाली वेरिएबल था, अभी ऊपर डिक्लेयर किया था, उसमें कोई वैल्यू नहीं थी, तो उसमें क्या आ जाए, उसमें सी एच ऐड हो जाए, तो सी एच में अभी क्या टूटा है, बी टूटा है, तो बी आपका इसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद चेक हुआ वी बी जो है कोई ए ई आई ओ यू से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वी प्लस प्लस नहीं होगा। लूप ऊपर चलेगा, 1 हो जाएगा, 1 पे आपका कैरेट फंक्शन से क्या टूटेगा, ई टूटेगा। अब ई आपका कहाँ ऐड हो जाए, रिव से पहले, रिव से पहले, यानी रिव में क्या था, बी था, बी से पहले आपका ई ऐड हो जाए, ई आपका यहाँ बच्चों ऐड हो जाएगा। अगर यही सी एच हम लोग इधर कर दें, तो रिव के बाद में प्लस सी एच करें, तो ये ई जो इधर पहले मैंने ऐड कर दिया, ये बाद में लिखना पड़ेगा, लेकिन हमें तो रिवर्स करना है, इसलिए पहले ऐड किया गया। फिर उसके बाद ई जो है यहाँ मैच हो रहा है, तो ई यहाँ मैच हो गया, तो वी प्लस प्लस होके 1 हो गया, ये हो जाएगा, एक कैरेक्टर मिल गया आपका वॉवेल वाला। फिर आई प्लस प्लस होके आपका 2 हो गया, 2 पे आपका 9 से छोटा है, नीचे आया, 2 पे आपका कैरेक्टर ए टूटा, ए। अब ए कहाँ ऐड हो जाए, रिव से पहले, ए आपका बच्चों यहाँ ऐड हो गया, और ए आपका ए ई आई ओ यू से मैच हो रहा है, तो यहाँ मैच हो रहा है, तो आपका वी प्लस प्लस होके आपका 1 था तो 2 हो जाए, बस इतना हो गया। उसके बाद जो है फिर आपका लूप चला, आई प्लस प्लस होके आपका यहाँ पे 3 हो गया, 3 भी आपका 9 से छोटा है, नीचे आया, 3 पे आपका क्या है, यू टूटा, यू, तो यू आपका कैरेट फंक्शन से सी एच में आया, और यू कहाँ ऐड हो जाए, रिव से पहले, तो यू इधर आ गया बच्चों, और उसके बाद यू आपका कहाँ मैच हो जाएगा, यहाँ मैच हो जाएगा, तो इसका मतलब वॉवेल है, तो आपका 2 था तो ये 3 हो जाएगा। उसके बाद आई प्लस प्लस होके आपका 4 हो जाएगा, 4 पे टी टूटेगा, टी, तो टी कैरेट फंक्शन से टूटा और रिव से पहले ऐड हो जाए, तो टी आपका यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद आई प्लस जो टी इसमें वॉवेल में मैच होगा नहीं, तो यानी वी प्लस प्लस नहीं होगा। फिर 5 हो गया आई की वैल्यू, 5 पे आपका आई टूटा, तो आई आपका रिव से पहले ऐड हो जाए, तो यानी आई यहाँ ऐड हो गया, और आई जो है क्योंकि यहाँ पे मैच होता है, तो इसलिए आपका चौथा वॉवेल मिल गया। फिर आई प्लस प्लस होके आपका 6 हो गया, 6 पे एफ मिला, कैरेट फंक्शन से एफ टूटेगा, एफ रिव में पहले ऐड हो जाए, एफ यहाँ ऐड कर दिया। फिर एफ यहाँ कहीं मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये आपका वी प्लस प्लस नहीं होगा। फिर उसके बाद 7 पे यू टूटेगा, कैरेट फंक्शन से यू आपका रिव से पहले ऐड हो जाए यहाँ पर, फिर यू आपका यहाँ पर मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, तो ये आपका प्लस प्लस होकर 4 से 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद आई प्लस प्लस होकर आपका 8 हो गया, 8 पे एल मिला, तो कैरेट फंक्शन से एल टूटा, एल रिव से पहले ऐड हो जाए, तो एल आपका यहाँ आ गया, और एल इसमें मैच हो रहा है, नहीं मैच हो रहा है, कंडीशन फॉल्स। उसके बाद आई प्लस प्लस होकर आपका 9 होगा, कंडीशन फॉल्स, 9 9 से छोटा नहीं होता है, लूप से बाहर आया, रिवर्स स्ट्रिंग में आपका ये वाली स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, नंबर ऑफ वॉवेल्स में आपका 5 प्रिंट हो जाएगा। बच्चों क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो बिल्कुल आसान है ये। आप मैंने ये फाइल बनाई दी है, अगर आपको चाहिए होगा तो आप जो है मुझे बोल दीजिएगा, तो मैं आपको ये फाइल दे दूंगा, तो आप इसको चला के देख सकते हैं कंप्यूटर पे, बस कॉपी पेस्ट करना है आपको, ये चल जाएगी आपकी, ठीक है। ये मैं यहाँ पे चला के भी दिखाई दे रहा हूँ। ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का ये रिवर्स आ गया है, उसके नंबर ऑफ वॉवेल्स 5 आ गए हैं। उसके बाद बच्चों लास्ट क्वेश्चन है लीनियर सर्च का। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि वेब टू, देखिए एरे सबसे ज्यादा यहाँ पे आया है स्पेसिमेन पेपर में, 2 तो एरे के ही क्वेश्चन दे दिए, और एक क्वेश्चन आपका स्ट्रिंग के थ्रू एरे का दे दिया, तो ये भी एरे ही है। तो ये कह रहे हैं कि वेब टू एक्सेप्ट 10 नेम्स ऑफ स्टूडेंट इन एरे, check existing of given name in array using linear search, if found print position of name, if not found print appropriate message, also print the name which begins with word sr
आई, यानी कि एक तो लीनियर सर्च बनाना है कि 10 नामों में एक नाम अलग से इनपुट करोगे उसको ढूंढो, और साथ में ये भी करना है आपको कि 10 नामों में जो जो नाम की स्टार्टिंग एस आर आई से हुई हो वो नाम प्रिंट हो जाए। तो यानी एक तरीके से देखा जाए 2 क्वेश्चन मिक्स कर दिए गए। इतना बड़ा आता नहीं है, सिर्फ लीनियर सर्च आता है नंबर ढूंढने या नाम ढूंढने वाला। बाकी ये एस आर आई ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे दे दिया है इसलिए हमें करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैंने क्या किया, क्योंकि नेम इनपुट करने थे तो नेम को स्ट्रिंग टाइप का लिया है, यहाँ पे 10 नाम स्टोर कर लिए हैं। उसके बाद नेम का आपका एक क्योंकि हमें सर्चिंग करना है तो एक नाम और इनपुट करना पड़ेगा, तो एनएम नाम का मैंने वेरिएबल लिया है जिसमें एक नाम इनपुट करेंगे जिसको हमें ढूंढना है। उसके बाद यहाँ पे आई वेरिएबल लूप चलाने के लिए लिया, और यहाँ पे जो पोजीशन निकालनी थी कि वो नाम कहाँ पे है, तो पोजीशन के लिए यहाँ पे फिलहाल -1 ले लिया है। तो एंटर 10 नेम्स से यहाँ पर 10 बार लूप चलेगा ये, और 10 बार आपका को नाम इनपुट करने पड़ेगा, और 2 अपर केस लगा दिया तो ये अपर केस में हो जाएगा। तो 10 नाम आपका नेम ऑफ आई में एससी डॉट नेक्स्ट लाइन से स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, एक नाम इनपुट करना है जिसको ढूंढना है 10 नामों के अंदर है या नहीं है, तो वो मैंने यहाँ पर एनएम में स्टोर कर लिया, एनएम इज इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट लाइन। तो इससे वो नाम इनपुट कर लिया जो आपको ढूंढना है। फिर यहाँ पे लूप चला दिया, आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे देखें नेम ऑफ आई, तो नेम ऑफ आई यानी 0 वाले बॉक्स पे नाम कुछ ऐसे स्टोर होंगे, मैं दिखा दूं आपको। जैसे आपने यहाँ पर ये 10 नाम इनपुट करने थे तो इसको ऐसे एक बॉक्स मान लीजिए, इसमें ऐसे ऐसे ये डिवाइडेड होगा बॉक्स, 10 बॉक्स बने होंगे। तो मान लीजिए पहले आपने राम इनपुट कर लिया, दूसरे में आपने राज इनपुट किया, तीसरे में आपने अजय इनपुट किया, चौथे में आपने कुछ और दे दिया ऐसे। तो ये राम जो है 0 वाले बॉक्स पे होगा, 1 पे आपका राज होगा, 2 पे आपका ये होगा, ऐसे 3, 4 और लास्ट में 9 तक ये जाएगा 10 नामों के हिसाब से। देखिए 0 आप अब इसमें ये नाम इनपुट कर लिया। अब मान लीजिए आप राज ढूंढना चाहते हैं तो आपने एनएम इज इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट राज स्टोर कर दिया, राज। तो देखिए यहाँ पर 0 10 से छोटा है, नीचे आया। अब 0 वाले बॉक्स पे आपका राम है तो राम आ जाएगा, और इसको मैच करना है राज से। अब बच्चों यहाँ पे याद रखिए कि स्ट्रिंग वैल्यू कभी भी डबल इक्वल से मैच नहीं होती, जैसे ये राम इक्वल टू राज ऐसे मैच नहीं होती हैं। तो आपको यहाँ पे कंपेयर टू या इक्वल्स फंक्शन ही लगाना पड़ता है। तो यहाँ मैंने इक्वल्स फंक्शन लगा रखा है कि जो भी नेम ऑफ आई में यानी कि राम अगर बराबर है, इक्वल्स है का मतलब बराबर है राज से, तो कंडीशन ट्रू मानी जाएगी और ट्रू रिटर्न होगा, और ट्रू किससे मैच होगा, ट्रू से मैच हो जाएगा। तो क्या हो जाए, तो आई क्या था, आई समय 0 था, तो 0 अपना वैल्यू को पी पे दे देगा, पी मतलब पोजीशन से है, यहाँ पर पी में पोजीशन स्टोर कराएंगे, और उसके बाद ब्रेक से बाहर आ जाए। लेकिन क्योंकि हमारा राम और आज मैच नहीं हुए, लूप तो इफ कंडीशन फॉल्स हुई, अब बाहर गया और लूप आई प्लस प्लस होके 1 हो गया। अब 1 पे आप देखिए तो 1 पे हमने राज ले रखा है, तो ये राज आपसे मैच हो जाएगा। मैच हो जाएगा तो कंडीशन ट्रू मानी जाएगी, और राज कहाँ पे मैच हुआ, 1 वाले बॉक्स पे मैच हुआ, तो 1 आपका पी में चला जाएगा। और उसके बाद ब्रेक लगा दिया, क्योंकि अब हमें नाम मिल ही गया तो हम आगे क्यों ढूंढे, तो इसलिए यहाँ पे बच्चों ब्रेक लगा दिया गया, ब्रेक से आप लूप से बाहर आ जाओ। बस ये हुआ है। और उसके बाद देखिए नीचे आने पर हमने चेक किया, यहाँ पे एक कंडीशन ये गलत हो गई, मैं इसको सही कर दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा जाएगा p नॉट इक्वल टू -1, नॉट इक्वल टू -1। तो p में क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। अभी हमने 1 पे बॉक्स में देखा था ना राज को, तो 1 -1 के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो लिख के आएगा राज इज प्रेजेंट इन एरे, और पोजीशन क्या होती है बच्चों, एक इंडेक्स नंबर ज्यादा होती है, इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो जो 0 वाले इंडेक्स नंबर पे नाम होता है उसकी पोजीशन 1 होती है। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 0 + 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। ऐसे 1 वाले बॉक्स पे जो नाम होता है उसकी पोजीशन 2 होती है। तो हमारा राज जो है 1 वाले बॉक्स पे था तो उसकी पोजीशन 2 थी, तो 2 करने के लिए हमने क्या किया, p + 1 कर दिया, तो p में 1 था, 1 + 1 2 आ जाएगी पोजीशन। अगर ये नहीं मैच होता, कंडीशन फॉल्स होती, तो आप एल्स में आ जाते और यहाँ पर वो नाम जो है नॉट प्रेजेंट इन एरे हो जाता। तो ये तो आपका पहला वाला पार्ट हो गया। बच्चों यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछना किसी को, आ गया सबको समझ में?
बच्चों आ गया? एक्सक्यूज मी सर, ठीक, सर मेरा एक डाउट था। हाँ बताइए बेटा। सर इसमें जो नेम की पोजीशन प्रिंट करवानी है, इसमें सिंपली कंडीशन लगा के ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते कि नाम लिख देते और उसकी पोजीशन के लिए आई को प्रिंट करवा देते। हाँ करा सकते थे, नॉट प्रेजेंट अगर होता तो कहाँ जाता? अगर नाम जो ढूंढ रहे हैं वो नहीं होता तो नॉट प्रेजेंट कहाँ पे डालते? सर कंडीशन चेक करवा लेते और फिर एल्स में लगा देते नेम इज हाँ नॉट प्रेजेंट में। हाँ, अरे तो यहाँ पे आपको एक रूल बताया गया था कि लूप के अंदर कभी भी इफ एल्स एक साथ नहीं लगता है जब तक जस्ट अपोजिट चीजें ना हो। कैसे? जैसे इवन ऑड वाली अपोजिट, इवन का अपोजिट ऑड होता है, उसको माना जाता है। तो यहाँ पर अगर एक बार नाम मैच हो जाता है तब तो वो पोजीशन प्रिंट करा देता है, और 4 बार नहीं मैच होता, यानी 20 नाम है तो 19 टाइम नहीं मैच होता, तो वो एल्स में जाकर नॉट प्रेजेंट कहता रहता, यानी 19 बार वो नॉट प्रेजेंट कहता है और एक बार आपका प्रेजेंट कहता है। इसलिए इफ एल्स में दोनों एक साथ नहीं लगाए जा सकते। उसके बाद बच्चों वो नाम प्रिंट कराने थे जिनकी स्टार्टिंग SRI से हो। तो ये बिल्कुल सिंपल है, किसी नाम की स्टार्टिंग किसी चीज से हुई है उसको प्रूफ करने के लिए हम लोगों के पास फंक्शन होता है स्टार्ट्स विद। स्टार्ट विद चेक करता है कि जो हम ढूंढना चाहते हैं वो उस नाम का स्टार्टिंग वर्ड है क्या। तो देखिए आपने लूप चला दिया, नाम तो वही है, अब नाम यहाँ पे कुछ और बदलने पड़ेंगे क्योंकि 20 नाम है ना, तो 10 नाम है तो कुछ और बदलने पड़ेंगे। तो आपका पहला नाम आएगा और इस पहले नाम की स्टार्टिंग, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया था कि राम है, तो राम की स्टार्टिंग क्या SRC से हुई है? नहीं हुई है, कंडीशन फॉल्स। तो आपका आई प्लस प्लस होके 1 हो जाता, 1 पे आपका राज आ जाता, राज की स्टार्टिंग SRC से हुई है? नहीं हुई है, कंडीशन फॉल्स। ऐसे आई प्लस प्लस होके आपका अजय आ जाता 2 पे, तो अजय की भी स्टार्टिंग SRC से नहीं हुई है, कंडीशन फॉल्स। तो ऐसा कोई नाम होता जिसकी स्टार्टिंग SRC और आगे कुछ भी ABCD कुछ भी लिखा हो, इससे हुई हो। तो अगर ये नाम ऐसा होता कोई 10 नामों में, तो SRC स्टार्टिंग वैल्यू से मैच कर जाती, तो आपको वो नाम प्रिंट हो जाता। अगर नहीं है तो नहीं प्रिंट होगा। ठीक है बच्चों, हो गया? ये बात क्लियर हुई? स्टार्ट विद स्टार्टिंग वैल्यू चेक करता है। Yes, sir. हाँ, तो बस बच्चों इतने ही क्वेश्चन थे। अब अगली क्लास से हम लोग प्री बोर्ड के क्वेश्चंस उठाएंगे और आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा प्री बोर्ड को सॉल्व करने का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उस असाइनमेंट को लगा डालिए, आपका प्री बोर्ड निश्चित रूप से अच्छा हो जाएगा। बाकी मैं डिफरेंट स्कूल के पेपर आपको सॉल्व करवाऊंगा, तो आप बस इस क्लास को बहुत ही मतलब ऐसा समझिएगा इस क्लास को बोर्ड के तैयारी कर रहे हैं, इस तरीके से मान के चलिएगा। कुछ दिक्कतें हैं जिस वजह से जो है ये 2 दिन क्लास नहीं हो पाई, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा ये क्लास आपकी अच्छे से मैं करवा सकूं। ठीक है बच्चों, आप क्लास यहीं पे एंड होती है। बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके बच्चों।